आइए एक नया गेम खेले, बुलडोजर बुलडोजर। इस गेम में अमीरों के घर हैं, गरीबों के घर हैं और बुलडोजर बाबा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह बुलडोजर नहीं है बल्कि उस खेल का प्रतीक है जिसे मिलकर ताकतवर लोग धर्म कानून के नाम पर गरीबों और साधारण लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। गौर से देखेंगे तो यह बुलडोजर सबका भारत और एक तरफा भारत के बीच की रेखा पर चलता दिखाई देगा। प्राइम टाइम के एक दर्शक की कलाकारी ने इस वीडियो गेम के जरिए उस खेल को समझाने की कोशिश की है। भारत का गोदी मीडिया कितनी चतुराई से उन लोगों को लेक्चर दे रहा है जो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे कहता है कि कानून पर भरोसा करना होगा, सब कानून से ही चलेगा। गोदी मीडिया जानता है कि कानून कैसे चलता है, उसे यह भी पता है कि यह कानून किसके हिसाब से है और किसके खिलाफ है। इसलिए जिनके घर टूटे हैं उन्हें वापस उसी कानून को लागू करने वालों के पास भेज रहा है जो कुर्सी पर बैठकर किसी और का एजेंडा लागू कर रहे होते हैं। इस साल 1 अप्रैल को सीबीआई की स्थापना दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा था कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं। इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए। इसे रोकने की जरूरत है। गोदी मीडिया को यह सच्चाई मालूम है और वह उस बहुमत की सच्चाई भी जानता है जिसके दम पर कानून के सहारे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। उसे पता है कि पार्षद से लेकर किन नेताओं ने अतिक्रमण किए हैं, मगर वह कभी अपने कैमरे को वहां तक नहीं ले जाएगा। उनको अपनी पीठ के पीछे छिपाकर किसी गरीब और साधारण लोगों को ललकारेगा कि आपने कानून का पालन किया तो डर किस बात का, नहीं किया है तो अतिक्रमण स्वीकार करना होगा। अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर जहां चल रहा है वहां केवल कानून के नाम पर या कानून के लिए नहीं चल रहा है, राजनीति उसे चला रही है। कोई बड़ी बात नहीं इस देश में गरीब के घर उजाड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं कि घर उजाड़ कर वही सत्ता उस गरीब को खरीद भी ले, लेकिन बुलडोजर चलाने वाला वह गरीब चालक जानता है, उसे महसूस होता है जब वह किसी का घर तोड़ता है। विपुल ने आज एक ऐसे ही चालक से बात की तो वह चालक बुलडोजर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह बात करने लगा। कम से कम इस चालक की बातचीत गोदी मीडिया के एंकरों की ललकार जैसी नहीं है। यह भी इस दौर में वरदान से कम नहीं। कहीं पे ऊपर से आदेश आता है कि भाई आप जैसी मशीन लेके आइए और फलानी जगह पे जो है अतिक्रमण हुआ है वो हटाना है। तो जब आप अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई गरीब लोगों का ही अतिक्रमण होते हैं वो, ठीक है ना, कोई अमीर आदमी तो रहता नहीं वहाँ पे, तो गरीबों का ही होता है। तो जब आप उखाड़ रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो किस तरह की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, किस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है कि भाई ये भी गरीब आदमी है और हम भी गरीब घर से हैं, तो और उनका भी आशियाना टूट रहा है। तो किस तरह का आपके अंदर भाव उस समय प्रकट होते हैं? बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर क्या है कि उसमें मैं बता नहीं हूँ, हमारी उसमें थोड़ी सी मजबूरी है। देखो, अगर हम अपनी मशीन से नहीं तोड़ेंगे तो दूसरों को पैसे देंगे, तो दूसरों को मशीन बुलाएंगे तो दूसरे से तोड़वा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारी तो एक मजबूरी है ना, हमें तो करना पड़ेगा। तो कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको भी अपने मशीन के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी आदमी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, मतलब 4-5 पुलिस वाले रहते हैं, कुछ सरकारी आदमी रहते हैं, सरकारी अधिकारी जो बड़े बड़े हैं वो रहते हैं। अब मुझे उनके नाम नहीं पता, पर यह है कि जैसे भी है
दुख तो हमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है दुख नहीं होता, दुख बहुत ज्यादा होता है हमें, पर क्या बात करें, करना पड़ता है ना। अच्छा, तो अभी जैसे आप कितना टाइम से चला रहे हैं? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो अभी तक आपने कुछ कितने ऐसे अतिक्रमण हटाए होंगे अपने अभी 3 साल के अंदर अंदर आपने? सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक हटा दी, 2-3 हटा दी होंगे बस। 2-3 हटाए होंगे। तो ज़्यादातर गरीब घरों के होंगे? हाँ सर, वो तो गरीब ही रहते हैं, अमीर कब रहते हैं, अच्छा वाले रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमीर की कोई छज्जा गिराने चले गए हो, किसी अमीर घर का या किसी अमीर की दुकान का? नहीं सर, गरीबी के मतलब जो भी कोई है, देखो गरीबों की सताता, अमीरों को कौन सताता? अमीरों को कोई नहीं है सताने वाला, हम हो तुम हो, कोई नहीं सताता, जो भी सताएगा गरीब को सताएगा। अच्छा, हाँ जी। तो तोड़ने के बाद फिर आप सीधा निकल जाते होंगे? तोड़ने के बाद तो हम आ जाते हैं सर। अच्छा। हाँ। तो कोई मशीन पे कुछ कुछ नुकसान होता है ये सब तोड़ने के बाद या करने के बाद मशीन को? हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। शीशा टूट गया है हमारा। अच्छा, शीशा टूटा, दिखाइए। शीशा टूट गया है, देखो। अच्छा, शीशा जो है, हाँ, ये किस वजह से टूटा है शीशा? पब्लिक ने पत्थर मारे थे जी। अच्छा, ये पब्लिक ने पत्थर मारे थे तो ये शीशा टूट गया? जी। तो किस वजह से पत्थर मारे थे पब्लिक ने? एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर कोई तोड़ेगा सर तो तुम भी मतलब ऐसे चुप नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ करोगे। अच्छा। तो मतलब ये नुकसान जो है वो पूरा होता है मशीन को? जी नुकसान। तो इसकी भरपाई मतलब आप लोग खुद करते हैं या कैसे होती है, या जो जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं वो लोग करते हैं, या फिर सरकार कहती है कि हम मुआवजा दे रहे हैं कि आपकी मशीन खराब हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी पास से करना पड़ता है। और ज़्यादातर इसमें मतलब अतिक्रमण वगैरह हटाने के लिए कुछ आपको आइडिया है कि कितना पैसा देती है सरकार? या नहीं सर, बस हमें अपने काम से मतलब है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मशीन के कितने पैसे मिलते हैं। बस सिर्फ हमें अपनी पता मशीन चलानी है, चला के आ जाते हैं। अच्छा। कितना अच्छा होता कि बुलडोजर पहले सत्ता पक्ष के लोगों के यहां चलता, जिन्होंने नियमों को तोड़कर घर बनाए हैं। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले सब जानते हैं, लेकिन चुप रहेंगे। मीडिया भी नहीं आएगा देखने कि विधायकों और पार्षदों ने अपने घर नियमों के अनुसार बनाए हैं या नहीं। प्राइम टाइम के उस दर्शक ने आपके लिए जो एनिमेशन बनाया है उसका एक मकसद है। जिस वक्त विपुल बुलडोजर के चालक से बात कर रहे थे उससे पहले यह एनिमेशन तैयार हो चुका था। आप देखिए दोनों में कितनी समानताएं हैं। आइए एक नया गेम खेले, बुलडोजर। इस गेम में अमीरों के घर हैं, गरीबों के घर हैं और बुलडोजर बाबा है। अदालत चाहे तो इस दिल्ली शहर में सांसद, विधायक, पार्षद और सभी पार्टी के 1 दर्जन पदाधिकारियों के निजी मकानों की ऑडिट हो सकता है। 1 महीने से कम समय में हो सकता है। कोर्ट के सामने वो ऑडिट पेश हो और कोर्ट बता दे कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया है तो पहले इनके यहां बुलडोजर चलेगा और फिर सबके यहां। 6 फरवरी 2020 के इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया था कि 11 पूर्व सांसदों और अधिकारियों ने, ध्यान से सुनिए, 576 सरकारी मकानों को कब्जा रखा है। क्या आपने 576 घरों में बुलडोजर चलते देखा? यही नहीं, इस साल मार्च में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि एनडीएमसी के 2 अधिकारियों ने भी अवैध रूप से घरों को कब्जा कर लिया है। गोदी मीडिया ना तो यह सवाल करेगा न ऐसी बात बताएगा।
जिस बुलडोजर से आपका बच्चा खेलता है उसी से सत्ता खेल रही है और अब आप खेल रहे हैं। बहुमत को एक तरफा जमा कर गरीबों के घरों और दुकानों पर हमले हो रहे हैं। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि गोदी मीडिया का पत्रकार अपना कैमरा उनके घरों के सामने नहीं ले जाएगा, बल्कि इसके बजाय वो बच्चों के साथ बुलडोजर खेलने में व्यस्त हो जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही कहा है कि लोग पुलिस के पास इसलिए भी नहीं जाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और तटस्थ न होने के कारण भरोसा नहीं करते। पुलिस का नेताओं के साथ नेक्सस हो गया है। यह खबर पिछले साल 24 अगस्त की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि लखनऊ में विधानसभा के सामने एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से ठेकेदार है। इसका अपने साथी के साथ 1.25 करोड़ रुपए का लेन देन का विवाद चल रहा था। पीड़ित ने कहा कि मुझ पर गबन का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया गया। मेरी कहीं सुनवाई ना होने पर जमानत पर बाहर निकलते ही आत्मदाह के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस देश में फंसाने और फर्जी काम करने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का ही बयान है कि मानवाधिकार पर सबसे ज्यादा खतरा पुलिस थानों में है। भारत में थानों में अभी भी टॉर्चर किया जाता है। यहां तक कि जो अमीर लोग हैं वे भी 3rd डिग्री के टॉर्चर से नहीं बच पाते हैं। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. In spite of constitutional declarations and guarantees, lack of effective legal representation at the police stations is a huge deterrent to arrested or detained persons. The decisions taken in these early hours will later determine the ability of the accused to defend himself. Going by the recent reports, even the privileged are not spared 3rd degree treatment. क्या इस तरह की आशंकाएं अब परिलोक की कथा हो चुकी है? हम किसी ऐसे स्वर्ण युग में उड़ने लगे हैं जहां नाइंसाफी खत्म हो चुकी है, सब कुछ नियमों के हिसाब से होने लगा है, या नियम केवल विरोधी दलों, गरीबों और अल्पसंख्यकों पर लागू किए जा रहे हैं? पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के केस में कहा था कि प्रशासन ने अवैध रूप से एनएसए लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अवैध रूप से कानून के प्रावधान लगाए जाते हैं। गोदी मीडिया के एंकर नहीं बताएंगे कि पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए के 41 मामलों में से 30 मामलों को खारिज कर दिया था। तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी मशीन की तरह आदेश जारी कर देते हैं। कुछ मामलों में केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही एनएसए लगा देते हैं। बिना विचार और प्रक्रिया के आप किसी की स्वतंत्रता नहीं ले सकते। यह रिकॉर्ड है पुलिस और प्रशासन का। और तब जहांगीरपुरी मामले में एनएसए लगाने की खबर आई तो अखबारों ने बैनर हेडलाइन लगा दी, जैसे जांच ही पूरी हो गई और कोर्ट का नतीजा भी आ गया। दिलीप सक्सेना और गणेश गुप्ता, इन दोनों ने कितनी बार कहा कि इनकी दुकान एमसीडी की दी हुई है, कागज है, दिखाया भी, लेकिन किसी ने देखा नहीं और तोड़ दिया। क्या गोदी मीडिया इनके लिए खड़ा हुआ? दरअसल वो नियम और कानून का सहारा सवालों को चुप कराने के लिए लेता है, ना कि गरीबों को हक दिलाने के लिए। गोदी मीडिया आरोप साबित हुए बगैर इन लोगों को आतंकवादी से लेकर उपद्रवी लिखने लगा है। किसी बुलडोजर को बाबा कहना या किसी बाबा को बुलडोजर कहना, दोनों के भाव को समझिए। बाबा की पहचान कृपा और ज्ञान से होती है। बुलडोजर को जब आप बाबा कहने लगेंगे तो एक दिन बाहुबलियों को भी भगवान घोषित कर दिया जा सकता है। ऐसा मत होने दीजिए। बाबा को बाबा रहने दीजिए और बुलडोजर को बुलडोजर। खुद से पूछिए कि इससे कानून और उसकी प्रक्रिया का चेहरा सामने आता है या भय और मनमाना काम करने का। यह खबर इसी साल 25 फरवरी की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने एरागिड्डा मेट्रो स्टेशन के पास किसी की संपत्ति की दीवार गिरा दी। 80 साल के अब्दुल अलादीन कहते रहे कि जमीन उनकी है, मगर निगम के अधिकारियों ने अदालत से भी झूठ बोल दिया।
हलफनामे में लिख दिया कि सरकारी जमीन है और अब्दुल ने अतिक्रमण किया है। गनीमत थी कि निगम के आयुक्त ने जस्टिस पी माधवी देवी के सामने सच कह दिया और वादा किया कि अब्दुल की दीवार बना कर देंगे। जस्टिस माधवी काफी नाराज हो गईं कि इस तरह से किसी नागरिक की निजी संपत्ति पर हमला किया गया है। गोदी मीडिया के हमलावर कवरेज और बुलडोजर के प्रभाव में करोड़ों लोग अपनी कुंठा को तृप्त कर रहे होते हैं। उन्हें किसी गरीब की आह का भी अब डर नहीं लगता है। वे ईश्वर में बहुत यकीन तो करते हैं, मगर उसके नाम पर भी पाप और पुण्य का फर्क देखना बंद कर चुके हैं। गलत पर पर्दा डालने के लिए एक पूरा नेटवर्क बन गया है, जिसमें मीडिया से लेकर स्कूल कॉलेजों के पुराने छात्रों और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप तक शामिल हैं। पिछले साल 8 अगस्त को चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा था कि अगर हमारी न्यायपालिका चाहती है कि वह नागरिकों का भरोसा हासिल करे, तो हमें भी सबको भरोसा देना होगा कि हम सबके लिए हैं। If we want to remain as a society governed by rule of law, it is imperative for us to bridge the gap of accessibility to justice between the highly privileged and the most vulnerable. For all times to come, we must trust and we must remember that the realities of socio-economic diversity which prevail in our nation cannot even ever a bar or a reason for denial of rights. If, as an institution, the judiciary wants to garner the faith of the citizens, we must make to everyone feel assured that we exist for them. For the longest time, the vulnerable population has lived outside the system of justice. अदालत को बाहर कही गई इन बातों को साबित करने और लागू करने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि उसके आदेशों और भावनाओं का प्रशासन कितना पालन कर रहा है, और ऐसे वक्त में और भी तेजी से फैसले देने की जरूरत है ताकि इंसाफ समय पर मिले। क्या आप उस समय सबके लिए न्याय होता देख रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था? आपको लगता है कि अमीरों के मोहल्लों में ऐसा होता और आदेश के बाद भी बुलडोजर चलता रहता? प्राइम टाइम के एक दर्शक ने, उसी दर्शक ने जो एनिमेशन भेजा है, उसे फिर से दिखाना चाहता हूं कि कैसे गरीबों के घर पर जब बुलडोजर चलता है, गोदी मीडिया और उससे जुड़ा समाज चटखारे लेकर देखता है। आइए एक नया गेम खेले, बुलडोजर बुलडोजर। इस गेम में अमीरों के घर हैं, गरीबों के घर हैं और बुलडोजर बाबा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह एनिमेशन देखकर मजा आया हो और कुछ का मन उदास हो गया हो। हम चाहते हैं कि आप इस गेम को एक बार देख लें। उस दर्शक का आभार जिसने लाखों दर्शकों की आसानी के लिए यह एनिमेशन बनाया। कलाकार का कहना था कि दर्शकों को समझाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें यह बताने के लिए कि वह दर्शकों को बहुत ठीक से समझ गया है। के लोग बिल्कुल रहेगा। यदि कुछ लोग भी अपना सर्वस्व बलिदान करके धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ने को खत्म हो गए,
तो दुनिया में जिहादियों की ये गलीज कौम इसे कहीं जगह भी नहीं मिलने वाली। लेकिन उसके लिए हमें मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, खुद मरने मिटने के लिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। इन गानों से कुछ नहीं होगा। शस्त्र उठाओ, तलवार उठाओ, धनुष उठाओ, दंड सीखो, नहीं तो ऐसे ही कटते रह जाओगे। इनको जवाब देना मत सीखो, इन पे हमला करना सीखो। हमला, टारगेट किलिंग करो जैसे ये करते। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। आज सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर जो बहस हुई उसे भी आप इस डिबेट के सिलसिले में देखिए। मैं जहां भी सबसे शपथ दिलाता हूं। सुनवाई के दौरान दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित बनारसी दास चांदीवाला सभागार में हुई धर्म संसद के मामले की विस्तार से चर्चा हुई। इस मामले की पुलिस ने जांच के बाद शिकायतों को बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई, बल्कि वहां जो लोग जमा थे वे अपने समुदाय की नैतिकता, एथिक्स को बचाने के लिए जुटे थे। इस वाले हिस्से को लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि वे कहते हैं कि वे मारने के लिए तैयार हैं, पुलिस कहती है कि यह समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए जुटे थे। आपको संवैधानिक रूप से तय करना होगा कि एथिक्स यानी नैतिकता क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर नाराज हो गया और अदालत ने पूछा कि क्या कमिश्नर का यह स्टैंड है कि यह सब समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए जुटे थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या अफसरों ने इसे सत्यापित किया है, क्या विवेक लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 4 मई तक नया हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली पुलिस का यह हलफनामा दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे की तरफ से दायर हुआ है। उन्होंने लिखा है कि याचिकाकर्ता भी साफ हाथों से नहीं आए थे, पुलिस के पास आने के बजाय सीधे कोर्ट चले गए। दरअसल पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश द्वारा दायर रिट याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 12 जनवरी को केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी के बाद उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी को धर्म संसद में हेट स्पीच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हिंदू सेना भी इस मामले में पक्षकार हो गई है। हेट स्पीच के मामले में वो कार्यवाही का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि ओवैसी से लेकर तौकीर रजा को भी हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया जाए। 9 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। इन दिनों विद्युत वाहनों की बैटरी के धमाके की कई खबरें आ रही हैं। कहीं बैटरी काम नहीं कर रही है तो कहीं धमाका हो जा रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो इन मामलों की जांच करेगी कि बैटरी से चलने वाले वाहनों में शिकायतें क्यों आ रही हैं। गडकरी ने कहा है कि जिन कंपनियों के वाहन खराब निकलेंगे उन्हें जरूरी आदेश दिए जाएंगे। सरकार विद्युत वाहनों के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी करने जा रही है। अगर कंपनी की लापरवाही पाई गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आज के ही अखबार में खबर छपी है कि तेलंगाना की दुर्घटना के बाद प्योर ईवी नाम की कंपनी ने 2000 स्कूटर वापस ले लिए हैं। 2019 के बजट में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम नाम की एक योजना का दूसरा चरण लॉन्च हुआ। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई। इसका मकसद था विद्युत वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इसके लिए कैबिनेट ने 3 साल के लिए 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया और महानगरों और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में 2700 चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा हो गई। इस साल मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आती है इस पर, जिसमें कहा गया है कि इस योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति मात्र 15% है। 3 साल का टारगेट था। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि 4 फरवरी 2022 तक 10 लाख विद्युत दुपहिया वाहनों का लक्ष्य था, लेकिन 2 लाख से भी कम बिके हैं। इस लक्ष्य का 19.8% ही पूरा हुआ है। 5 लाख विद्युत तिपहिया वाहनों का लक्ष्य था, 36,000 ही पूरा हुआ है। 55,000 विद्युत कारों का लक्ष्य था, लेकिन 2200 से भी कम बिके हैं। इस लक्ष्य का 2.6% ही
काम हुआ। 7,000 से अधिक विद्युत बसों का लक्ष्य था, इसका टारगेट 51% पूरा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सारे लक्ष्यों को मिलाकर देखिए तो औसत 15% के करीब है। वित्तीय प्रगति भी 15% हुई है। 10,000 करोड़ रुपए के खर्च का टारगेट था, लेकिन 3 साल बाद 1,500 करोड़ से भी कम खर्च हुआ है। चल रहा है मगर धीरे धीरे, और अब इसके लक्ष्य को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उमा सुधीर की तेलंगाना से एक रिपोर्ट है बैटरी के धमाके को लेकर। हार्डी संधू के बिजली पर डांस करते हुए ओला के सीईओ और सह संस्थापक भवेश अग्रवाल का ये वीडियो शायद कुछ गलत समय पर आ गया है, ऐसे समय जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अग्नि सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। हाल के हफ्तों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सरकार ने अब एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का आदेश दिया है जो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस सुझाएगा। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना चुकाना होगा और खराब गाड़ियां वापस लेनी होंगी। गुरुवार सुबह ही तेलंगाना के निजामाबाद जिले के घर के भीतर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटैचेबल बैटरी फटी, जिसकी वजह से आग लग गई। 80 साल के एक शख्स की मौत हो गई जबकि घर के 3 सदस्य झुलस गए। खबरों के मुताबिक परिवार 1 साल से भी ज्यादा समय से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने वाहन निर्माताओं प्योर ईवी के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया है। प्योर ईवी ने कहा कि वो ई ट्रांस और ई प्लूटो नाम वाली 2000 गाड़ियां वापस लेगा। बीते हफ्ते ओकिनावा ऑटोटेक पहला ईवी निर्माता बना जिसने आग की घटनाओं के बाद 3200 गाड़ियां वापस ली। इस महीने की शुरुआत से कई हादसे हुए हैं। 9 अप्रैल को नासिक की जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 40 गाड़ियों में आग लग गई। 26 मार्च को तमिलनाडु के वेल्लोर में एक इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने से बाप बेटी चल बसे। ओकिनावा ऑटो में आग लगने की घटनाओं के बाद ओला ईवी और प्योर ईवी से जवाब मांगा गया। बीते साल के मुकाबले इस साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है, 1.34 लाख से बढ़कर 4.29 लाख। पेट्रोल की बढ़ती कीमत इसकी वजह है और हरित तकनीक को मिल रहा सरकारी समर्थन भी। लेकिन लगातार आग की घटनाओं ने बड़ी तेजी से बढ़ रहे इस ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सुरक्षा और नियमन का सवाल बड़ा कर दिया है। जानकार कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की जल्दी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स सस्ती बैटरी, लो ग्रेड बैटरी चाइना जैसे देश से खरीद रहे हैं, जबकि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक बैटरी होनी चाहिए। ओकिनावा ऑटोटेक का ये भी कहना है कि यूजर्स को समझाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसा किया जाए और चार्जिंग के गाइडलाइंस क्या होंगे। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी के मोदी नगर में एक घटना हुई है जिसे लेकर पूरे देश में स्कूल के बसों की समीक्षा होनी चाहिए। इस मामले में आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं बसों को कौन चला रहा है, उनकी राजनीतिक ताकत क्या है। एक नागरिक के तौर पर हर समय चौकस रहिए कि सिस्टम ठीक से और सबके लिए काम कर रहा है या नहीं। मोदी नगर के जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है उसे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। रवीश रंजन की ये रिपोर्ट। मेरे को क्या सबको पता है, मैं स्कूटी से छोड़ रही थी बच्चों को। इस सेशन से सेफ्टी के लिए तो लगाया था मैंने। मोदी नगर की रहने वाली नेहा का 10 साल का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 4th क्लास में पढ़ने वाला अनुराग बुधवार को हंसते हुए स्कूल बस से रवाना हुआ, लेकिन घंटे भर बाद उसके चोट लगने की खबर आई। क्या पता लगा आपको, क्या था पूरा जरा वाकया बताइए हमें। मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे चोट लग गई है, आप आ जाओ। मैं जैसी थी भैया के साथ अपने चली गई। फिर मुझे वहाँ से बोला गया कि उसे जीवन ले जाया गया है। बीच रास्ते में से ही मैंने राज चोपड़ा भी क्रॉस नहीं करा था। फिर वहाँ से बोला उसे KMC के लिए रेफ़र कर दिया है। मुझे झूठ पे झूठ बोला। KMC पहुँचे तो वहाँ पे कह रहे उसका ICU में ट्रीटमेंट चल रहा। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, उसे एम्बुलेंस में पड़ा था। मेरा बच्चा झूठ पे झूठ बोल रहे। 10 साल के मासूम बच्चे की मौत का कारण समझने के लिए हम मोदी नगर के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां स्कूल बस में बैठे बच्चे का सिर खंभे से टकराया। जो बच्चे के परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ड्राइवर के ऊपर स्ट्रेस होता था कि 1 घंटे में 2 चक्कर लगाए। एक तो तेज चलाता था गाड़ी ड्राइवर, दूसरा उस स्कूल बस में
40 बच्चों के बैठाने की क्षमता थी, जबकि उसमें 60 से 70 बच्चे थे। और उनका कहना है कि ये बच्चे जो है उत्सुकता बस जो है खिड़की से बाहर देख रहे थे, तभी इस गेट से बस टकराई और उसके सिर पर चोट लगी। बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। हाँ, मोड़ के हिसाब से बस की स्पीड ज़्यादा थी। 30-40 स्पीड थी। गेट उस साइड खुला हुआ था। जब बस आई है तो पहले बस टकराती है। हाँ। बस का शीशा क्रैश होता है। हाँ। देन उसके बाद उस बच्चे का सर छटक कर बाहर आता है, तब बच्चे का सर टकराया है। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय बस में बच्चे ज़्यादा थे? बस को रोज ये होता है कि 60+ ही बच्चे होते हैं। कैपेसिटी जो है 38 की है, जो पास होते हैं 38 बच्चों पे है, पर बच्चे जाते हैं उसमें 60 ही। और केवल ड्राइवर ही था, ना कोई उसमें टीचर था, लिटरेट पर्सन कोई नहीं था उस बस के अंदर। इस घटना के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एसडीएम मृतक बच्चे के परिजनों के ऊपर चिल्लाती दिख रही हैं। दरअसल परिवार के लोग बस के ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल प्रबंधन के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बीतने के बावजूद प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर गुरुवार को परिजनों ने सड़क जाम की थी। प्रिंसिपल का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और आप यहाँ से निकले और आप यहाँ से जाएं। फिर उसके बाद फिर हम लोग सड़क पर बैठे कि इट मीन्स हम लोग, हमारा ही बच्चा गया है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद जब सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, तब एसडीएम मैडम वहाँ पर आई थी। हमने भी स्कूल के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की। भैया, थोड़ा इस प्रबंधन से बात करनी है स्कूल के। सर कोई भी नहीं है, अभी बंद है जी, कोई भी नहीं बंद है। किसी प्रिंसिपल से अभी कोई नहीं है। प्रिंसिपल का सर कोई पियोन भी नहीं है। सब अच्छा, कोई नहीं है। नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिए। कोई नहीं है कुछ हम लोगों के पास तो नहीं है बिल्कुल। एक मिनट प्लीज बाहर हो जाइए। घटना के बाद मुख्यमंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक ने ट्वीट किया। गाजियाबाद के एआरटीओ समेत 4 लोग सस्पेंड हो गए। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अब भी जांच चल रही है। ये घटना बताती है कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की जान के प्रति न सरकार और न ही स्कूल प्रबंधन गंभीर है। गाजियाबाद से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुझे उम्मीद है आप व्हाट्सएप ग्रुप में ठेले जा रहे सांप्रदायिक और एक समुदाय के नरसंहार को सही ठहराने वाले पोस्ट पर चुप रह जाते होंगे। कभी कभी बोला भी कीजिए, क्योंकि इसकी आग हर किसी को चपेट में ले लेगी। शनिवार और रविवार के दौरान सोचिएगा और हिम्मत कर उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने की कोशिश भी कीजिएगा कि नफरत की बात अब बंद कर दो और ब्रेक ले लो। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। नीतीश कुमार के राबड़ी देवी के घर पर आयोजित इस पार्टी में पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि नीतीश सरकार के अलावा चिराग पासवान और बीजेपी के शाहनवाज हुसैन भी इस पार्टी में शामिल हुए। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती समेत लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार मौजूद था। इफ्तार के बाद चिराग पासवान और शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि खूबसूरत पारिवारिक माहौल था, मैंने नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। हालांकि ये भी कहा कि साथ आने की कोई संभावना नहीं है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि सभी दलों को इफ्तार में न्योता दिया गया था, हर दल के नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम सभी दलों के नेता इफ्तार में शामिल हुए। बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। 10 लाख रुपए के जुर्माने पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई है। बीते बुधवार को कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जवाब सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआई की दलील को नकार दिया। लालू प्रसाद यादव की तरफ से अदालत को बताया गया कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव अगले 2 दिन में बाहर आ सकते हैं। फिलहाल
उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उनके वकील प्रभात कुमार ने बताया कि वो एम्स से कब निकलेंगे इस पर फैसला डॉक्टरों को लेना है, क्योंकि एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे से पहले जम्मू में आतंकी हमला हुआ है। आज तड़के सीआईएसएफ की बस पर हमला बोला गया। सुबह करीब 4:30 बजे सीआईएसएफ की बस से 15 जवान ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक सीआईएसएफ जवान शहीद हुआ है, जबकि 7 जवान घायल हैं। एक जवान की हालत गंभीर है। जम्मू के सुजवा में आर्मी कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर यह हमला किया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पीएम के दौरे से पहले घाटी में अशांति पैदा करने की ये साजिश हो सकती है। वहीं सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बारामूला में 4 आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कातरा शामिल है, जिस पर 12 लाख का इनाम था। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।